देखिए, अब एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में 2 एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, एक जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट। और हमें अब इस हकीकत को मान लेना चाहिए कि जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत में एक मुकम्मल एस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्क्रिप्ट को चेंज करने में, पॉलिटिकल स्क्रिप्ट को लिखने में, पॉलिटिकल इंटरवेंशन करने में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा अख्तियार रखता है। क्योंकि उनको एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कवर भी है, वो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कर लेते हैं, वो रीराइटिंग ऑफ द लॉ भी कर लेते हैं। तो उनके पास एज़ एस्टेब्लिशमेंट बिहेव करने के ज़्यादा बेहतर मौके हैं एज़ कंपेयर्ड टू मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। हम्म। आज आप जिस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट के तनाज़े की बात कर रहे हैं, वो तनाज़ा क्या है? वो तनाज़ा ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है और जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ खड़ी है। दोनों एस्टेब्लिशमेंट्स की अपनी-अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और वो अपनी-अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टीज़ के हक में पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखने के लिए दोनों एस्टेब्लिशमेंट्स एक-दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। मतलब ये लड़ाई को मेरे और आपके हकूक के लिए तो नहीं हो रही कि पाकिस्तान की अदलिया कोई आम आदमी को इंसाफ देने के लिए एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रही है कि मुबशर बुखारी का मुकदमा मैंने बरवक्त फैसला करना है और आईएसआई जो है वो मुबशर बुखारी के मुकदमे के बरवक्त फैसले के खिलाफ है, या मुजम्मल सोहरावर्दी का अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से पेंडिंग है, तो आईएसआई जो है वो 10 उस केस में मुदाखलत कर रही है। मुदाखलत इमरान खान के केसेस की है ना, या मुदाखलत 9 मई के मुल्ज़मान के केसेस की है। तो तनाज़ा तो तहरीक-ए-इंसाफ है। वजह तनाज़ा को पाकिस्तान का 25 करोड़ अवाम नहीं है। वजह तनाज़ा तहरीक-ए-इंसाफ है। वजह तनाज़ा शुरू कहाँ से हुआ? शुरू हुआ शहरयार अफरीदी की ज़मानत से और शमदाना गुलज़ार की ज़मानत से। एक ने कहा कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। फौज का ख़्याल है उसकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ख़्याल है कि उन्हें फ़ौरन ज़मानत दी जानी चाहिए। शहरयार अफरीदी साहब की वीडियो थी कि चलो, चलो जीएचक्यू चलो, फौज का ख़्याल है कि उनकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ख़्याल है उनकी फ़ौरन ज़मानत होनी चाहिए। फौज ने ज़मानत के बाद 16 एमपीओ लगाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ख़्याल है कि 16 एमपीओ क्यों लगाई? उन्होंने डीसी को सज़ा दे दी। तो दोनों एस्टेब्लिशमेंट्स अपने-अपने पॉलिटिकल हाउसेस के साथ खड़ी हैं। जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ खड़ी है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पीएमएलएन के साथ खड़ी है। तो इसलिए ये बात हमें माननी चाहिए। जिस तरह हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को डिस्कस करते हैं, जिस तरह हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल को डिस्कस करते हैं, ऐसे ही हमें जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल को और उसकी पॉलिटिकल इंटरवेंशन को डिस्कस करना चाहिए। इसमें कोई फ़िक्र की बात तो है नहीं। अब जहाँ तक आपने बात की है कि अभी तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट पर अपनी बी टीम के ज़रिए हमला किया है, ठीक है? जैसे जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाई कोर्ट के जजेस के ज़रिए इस्लामाबाद एस्टेब्लिशमेंट पे हमला किया है। अभी सुप्रीम कोर्ट से हमला नहीं हुआ। अभी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ज़रिए हमला किया। उन्होंने भी फैसल वाडा, ओन चौधरी, कामरान टसोरी, तलाल चौधरी, इताअत आरड़ और इन सब के ज़रिए हमला किया है। अभी दोनों तरफ के पोरस के हाथी मैदान में आने हैं और दोनों की मेन टीम्स ने आपस में लड़ना है। अब क्या ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होती है और पार्लिमान में होती है? उमर अताब बंदियाल साहब के दौर में हम इस लड़ाई को देख चुके हैं। उसमें पार्लिमान और हुकूमत जीत गई थी, उमर अताब बंदियाल हार गए थे। वो नहीं करा सके थे 14 मई को पंजाब का इलेक्शन, हालाँकि उस वक़्त वो तहरीक-ए-इंसाफ के लिए पंजाब का इलेक्शन कराना चाहते थे। लेकिन मिलिट्री जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट उस वक़्त हार गई थी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जीत गई थी, पार्लिमान और हुकूमत के ताउन से। आज जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट जीतेगी या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जीतेगी, ये तो वक्त बताएगा। दोनों तरफ के घोड़े लड़ रहे हैं, एक दिलचस्प मैच है और इस मैच को देखने में मजा भी आ रहा है कि देख रहे हैं दो एस्टेब्लिशमेंट्स लड़ रही हैं, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अच्छा, हमारे साथ मुजम्मिल रजा रूमी साहब भी मौजूद हैं। एक कमेंट के साथ मैं उनकी जानिब चलता हूँ। थोड़ा सा एज जो मुझे नजर आता है वो जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट का इस बात पे आता है कि वो तो खुल खुला के बात कर लेते हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास ये सहूलत मैसर नहीं कि वो इतने खुल के बात, यानी वो वोकल नहीं हो सकते चूंकि उनका काम, लेकिन उनका एज ये है कि वो छुप छुप आके काम कर लेते हैं। सो दोनों इस्टेब्लिशमेंट्स की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है और ये आपकी बात ठीक है। मेरी राय में ये बड़े लंबे अरसे, मतलब पहले तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ वेल एम्बेडेड थी दोनों इस्टेब्लिशमेंट्स, लेकिन अब जो विविड इनके दरमियान एक गल्फ है, ये हमें गुज़िश्ता जब से मैं ये कहूँगा जब से पीटीआई हुकूमत में आई
उसके बाद ही, वरना तो आंखों के तारे थे एक दूसरे के। तो रजा साहब की तरफ चलते। रजा भाई, ये जो जुडिशियल और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को अलग-अलग मुजम्मिल से और वर्दी ने कर दी है, और जो हमें नजर आ रहा है स्टैंड ऑफ लाइक सिचुएशन कुक अप हो रही है, आप क्या समझते हैं ये कहाँ पे ले जाएगी हमें जी और मुल्क? जी, शुक्रिया मुबशर भाई। और मैंने सुनी मुजम्मिल साहब की बात, और यकीनन उसमें बड़ी हद तक वजन है कि इस वक्त तनाज़ा जो है वो आला अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ही है। मगर मैं इसमें दो जो नुक्ते हैं उनका इजाफा करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें और तारीखी जो पैटर्न है उसमें देखें, तो इस तरह से आमने सामने सेपरेट होनी, ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, दोनों ही रियासत के पिलर्स हैं और रियासत का हिस्सा है, परमानेंट रियासत के। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये दो अलग से इस्टेब्लिशमेंट बन गई हैं, या जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर कैंप बने हुए हैं। क्योंकि हमने देखा है कि अभी पिछले साल और इस साल, पिछले साल लाहौर के कोर कमांडर जो हैं वो उनको होना पड़ा जब 9 मई के वाकयात हुए और कोर कमांडर हाउस का जलाओ घिराव हुआ। और इस साल हमने देखा कि मंगला के कोर कमांडर, ये सीनियर तरीन ओहदे होते हैं पाकिस्तान आर्मी के, और क्या ये लोग जो हैं ये एक पेज पर हैं कि नहीं है, ये भी एक सवाल पैदा होता है। जाहिर बात है इसकी मालूमात हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं तो जो मौजूदा तनाज़ा है उसको इस तनाजुर में भी देखना चाहूंगा कि क्या वाकई ही यहाँ पर एक यकसुई है। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर डिसिप्लिन मौजूद होता है, चीफ चीफ होता है, चीफ की मर्जी चलती है, लेकिन शायद मामलात इस वक्त इतने क्लियर और वाजे नहीं है। दूसरा नुकता यह है कि ये जो तनाजा पैदा हुआ है, ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसके जिम्मेदार कौन है? ये जब तक हम इसका तयन नहीं करेंगे तो उसका हल भी नहीं निकलेगा। देखिए, इसकी जो जिम्मेदारी आयद होती है वो इस्टेब्लिशमेंट पे आयद होती है कि उन्होंने हालात को जिस नहज पे पहुंचा दिया है, पिछले 6-7 साल से मतवातिर इंजीनियरिंग करके, कभी अदलिया को इस्तेमाल करके, कभी मीडिया को इस्तेमाल करके, अब सियासी जमातों को इस्तेमाल करके, अब उस नहज पे ये आ गया मुल्क के। यहाँ पर रियासत के अंदर जो लोग जिनका के काम इस वक्त लोगों की फलाह का सोचना है, आइन की पासदारी, वो आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हुए में है। कभी वो फैसल वाडा से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कभी खत लिखे जाते हैं, कभी क्या हुआ जाता है। और इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान का सियासी तबका है वो बिल्कुल अपनी नाअहली का सबूत दे रहा है। पार्लियामेंट क्यों नहीं एक्टिव हो रही इस वक्त? देखिए ना, पार्लियामेंट ने ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का बिल है, ये पार्लियामेंट ने पास किया था। ये नैब की जो तरमीम है, ये भी पार्लियामेंट ने पास की थी। अदलिया ने उसके ऊपर पिछली अदलिया के जो थे बेंच, उन्होंने उसको केस लगाकर वो आगे बढ़ाया। इस वक्त पार्लियामेंट का रोल हमें बिल्कुल गायब दिखाई दे रहा है। यही दिखाई दे कि पार्लियामेंट जो है एक सबसर्वियंट किस्म का, एक रबर स्टैम्प इनफेक्चुअल इदारा है, जो कि कभी अदलिया के पीछे तो कभी एस्टेब्लिशमेंट के पीछे, और उन्हीं की पासदारी कर रहा है। पार्लियामेंट का अपना वजूद है, और आइन की जब तक पाकिस्तान में बहाली नहीं होती ये तनाजा खत्म नहीं होगा। ये अभी फिलहाल वाला खत्म हो जाएगा तो और नए तनाजात जन्म ले लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान की जो आइन है और जमहूरी प्रोसेस है उसको मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए, और उसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा सियासतदानों पे है। जब तक वो अपनी जगह हासिल नहीं करेंगे, ये जो पार्लियामेंट में मुंतखब नुमाइंदे हैं, उस वक्त तक ये मामला इसी तरह का रहेगा। जी।